नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। इस वीडियो में हम लोग जो मिडवाइफरी का वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं, इसी में आगे हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने लगभग इस पीडीएफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके थे, ये सब क्वेश्चन कर चुके थे। जैसे कि 12 नंबर था एचसीजी को लेकर, और हमने कल आपको बताए हुए थे कि एचसीजी को लेकर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, और यहाँ पर भी 3-4 क्वेश्चन इससे एचसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है और अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, और ये सब हम कल करवा भी चुके थे। उसके बाद हम लोग को यहाँ से शुरू करना था, और ये भी एचसीजी से ही रिलेटेड है। तो हम लोग एचसीजी के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे कि एचसीजी होता क्या है। वैसे हमने एक बार क्लास में आप लोग को बताए थे स्टार्टिंग में ही, जब मिडवाइफरी का क्लास स्टार्टिंग वाला शुरू हुआ था उसी टाइम, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं या बहुत सारे स्टूडेंट वो क्लास नहीं किए थे। तो हम आज उसके डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में एचसीजी का मान अधिकतम किसके बीच होता है। मतलब कि जैसे कि गर्भ धारण जब करती है कोई महिला, तो वो एचसीजी की जो मात्रा है, एचसीजी है क्या, एक हार्मोन है, तो वही पूछ रहा है कि कब इसकी मात्रा अधिक हो जाता है या किस समय के बीच में ये अधिकतम होता है। गर्भावस्था के 10 से 30 दिन के बीच में, या 60 से 70, या 4 से 6 महीना, या 4 से 5 दिन में। तो चलिए हम लोग जानेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग एचसीजी के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि आप समझे रहिएगा तो कितना भी क्वेश्चन, अभी आपको 4 क्वेश्चन मिले ना, आप एक बार थ्योरी की समझ जाइएगा, उससे 10 क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे तो आप उसको सारे का सारा सही जवाब देकर आप एग्ज़ाम में आइएगा। इसलिए हम लोग वो एक्सप्लेनेशन पहले समझ लेते हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि अब आप लोग क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बिहार का भी बहाली आप लोगों को जल्द आने वाले हैं। यूपी के एएनएम जो भी बहाली है, एएनएम जीएनएम, वो सब आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रहे हैं। रेलवे वाला दे दिया गया था, उसका फॉर्म रीओपनिंग होने वाले ही हैं, कुछ दिन में होंगे। तो अब आप लोग वेट मत करिए, क्लास में जुड़ जाइए। कोई भी वैकेंसी आती है उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको क्लास में, जो ग्रुप है क्लास का, उसमें बता देते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एचसीजी के बारे में जान लेते हैं, और इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग करेंगे। तो एचसीजी का फुल फॉर्म भी समझेंगे, एचसीजी का मतलब क्या है, इससे क्या कुछ पता चलते हैं। ये एक तरीके से हार्मोन है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो एचसीजी का फुल फॉर्म यदि पूरा नाम के है तो उसका क्या नाम है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ड्रोटोपिन क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसको एचसीजी शॉर्ट में कहे जाते हैं। ऐसे लिखा रहेगा एचसीजी, घबराइएगा नहीं, या फुल फॉर्म रहेगा तो भी नहीं घबराइएगा, क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 11 था, 12 था, वो क्या था, मतलब कि इसके फुल फॉर्म को लेकर ही क्वेश्चन था। 11 भी इसी से था, इसलिए हम लोग क्वेश्चन से पहले ये सारे चीज़ समझ लेते हैं। तो एचसीजी एक हार्मोन है जो गर्भवती होने पर पाए जाते हैं। मतलब कि यदि आप गर्भवती होते हैं, यदि कोई भी महिला गर्भवती होते हैं, उस समय ये इसका डेवलपमेंट होता है। कौन से हार्मोन का, तो एचसीजी हार्मोन का। और यह प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, यह आपके प्लेसेंटा के द्वारा बनाए जाते हैं। ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो प्लेसेंटा के द्वारा इसका फॉर्मेशन होते हैं, और गर्भ धारण करने के दौरान ये पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझिए। यह एक तरीके सा पीएससी एक तरीके का हार्मोन है, जो कि गर्भ धारण करने के पश्चात या गर्भ धारण के समय में इसका क्या होता है, ये पाए जाते हैं, और इसको फॉर्मेशन या बनाने का कार्य किसका है, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा बनाए जाते हैं। इतना आप लोग बेसिक चीज़ समझ गए। उसके बाद कह रहा है, जब कोई महिला गर्भवती होते हैं, या यहाँ पर लिखा है जब आप गर्भवती होते हैं, तो आपके मूत्र, पेशाब और रक्त में एचसीजी पाया जाता है। जब भी कोई महिला, जैसे आप लोग जॉब पे जाइएगा और वहाँ पे कोई भी प्रेग्नेंट महिला आएंगे, उसको मतलब जांच किया जाएगा, या तो ब्लड या खून जांच या पेशाब जांच किया जाएगा। तो उसमें आप लोग के मन में भी आया होगा, या आप लोग जानते भी होंगे या सोचे भी होंगे कि उसमें आखिर चेक क्या किया जाता है, पेशाब में या ब्लड में क्या कुछ चेक किया जाता है, जिससे कि डॉक्टर या आप लोग भी जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये गर्भवती कितने दिन से है और कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वृद्धि हो रहा है।
ये एससीजी के से ही पता चल पाता है। क्या चीज़ से? जो एससीजी का मात्रा है वो मूत्र और जो रक्त है दोनों में मिल जाता है, और उसी के माप से, उसी एससीजी के स्तर को माप कर ही क्या करते हैं, तो गर्भावस्था का परीक्षण किया जाता है और उसके बारे में डिटेल्स में बताया जाता है। वही चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। जब आप गर्भवती होंगे या कोई भी महिला गर्भवती होते हैं तो उसके मूत्र, पेशाब और रक्त में एससीजी पाया जा सकता है। मतलब कि उसके मूत्र और पेशाब दोनों में क्या एससीजी पाया जा सकता है। और आपके एससीजी स्तर के मापने वाले या रक्त का परीक्षण का उपयोग यह जांच करने के लिए किया जाता है। जो भी एससीजी की मात्रा है उसका जांच किया जाता है ब्लड या पेशाब के माध्यम से, कि गर्भ अवस्था कितने अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, ये एससीजी ही बताता है। ठीक है, एससीजी का गर्भधारण में बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ठीक है, कितने महीने में कितना एससीजी का स्तर बढ़ता है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इस टाइप से किसी भी तरीके से अब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आपसे एक भी क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं। और इसी तरीके से आपको पढ़ के इस तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाना चाहिए, तभी आपका कंपटीशन एग्ज़ाम निकलेगा। इसलिए बार बार हम आपको कहते हैं कि आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। अभी आप लोगों को क्लास में जुड़ने पर फ्री में डिस्काउंट भी दिया जा रहा है फेस्टिवल को लेकर, तो ज़रूर आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। कारण यदि आप जुड़वा या 3 बच्चों के साथ गर्भवती है, यदि कोई महिला क्या होता है कि जुड़वा बच्चे को जन्म देते हैं या 3 बच्चे को जन्म देते हैं, कभी कभी उससे अधिक का भी केसेज आ जाते हैं, तो उस केस में एससीजी का जो स्तर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि अपेक्षाकृत एससीजी की मात्रा यदि अधिक हो जाता है तो उसी केस में क्या होता है कि बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं या 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। तो वो जांच करने पर कैसे डॉक्टर बता देता है कि जुड़वा बच्चा होने वाले हैं या 2 से अधिक बच्चे होंगे, तो वो एससीजी के स्तर से ही पता चल पाता है। यदि एससीजी का फॉर्मेशन, एससीजी की मात्रा यदि ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल से, तो वो क्या होता है, तो उस केस में जुड़वा या दो से अधिक बच्चे, 3 से अधिक बच्चे या 3 बच्चे होते हैं। या तब हो सकता है जब आपके गर्भ में अग्नाशय में वृद्धि होता है। क्या होता है, तो अग्नाशय में उस केस में वृद्धि होने लगती है। तो देखिए, गर्भ अवस्था की अवधि और उसके दौरान रक्त में औसतन एससीजी का स्तर, तो 4 सप्ताह में 0 से 750 माइक्रो पर एल के इतना होते हैं, माइक्रो पर एल होते हैं। 5 सप्ताह में बढ़ के इतना हो जाता है, 6 सप्ताह में इतना हो जाता है। इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, 16 सप्ताह तक जाते जाते इसका जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब फिर से हम लोग आते हैं अपने मूल क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों का था। अब हम लोगों का इससे रिलेटेड सारा फैक्ट क्लियर हो गया है। अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं आएंगे एससीजी को लेकर। तो कह रहा है कि रक्त में पीएससी का मात्रा अधिकतम किसके बीच में पहुंच जाता है। तो ये कब पहुंचेगा, तो ये 4 से 6 महीना तक हमने आपको देखे थे ना, वो आपको क्या था लास्ट में जो स्तर दिया हुआ था वो 4 से 6 महीना में ज़्यादा हो गया था ना। वही मतलब कि 4 से 6 महीने जाते जाते जो एससीजी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो नोट्स को लेकर चिंता बिल्कुल भी नहीं करिएगा, आप लोगों का जो क्लास का ग्रुप है उसमें वो नोट्स मिल जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब कि इसमें 4 से 6 महीना था ना, इसमें मतलब कि 60 से 70 दिन तक मतलब कि इसका अधिकतम क्या होते हैं, तो जो स्तर है वो मतलब कि पहुंच जाता है। आपको क्या चीज़ सप्ताह के टर्म में दिया गया था, ना कि मतलब कि दिन में दिया गया था, इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। तो ये मतलब कि कब इसका अधिकतम स्तर हो जाएगा, तो दिन के टर्म में दिया था, यहाँ सप्ताह नहीं है। तो ये मतलब कि 60 से 70 दिन में जाते जाते इसका जो पीएससी का मान है वो अधिकतम पहुंच जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्भ अवस्था का उच्चतर गर्भचाप का विकार है। मतलब कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन गर्भ अवस्था के जो रक्तचाप है, उच्च गर्भचाप जो है उसका विकार है। जैसे क्या दिया है,
आपके ऑप्शन में दिया है एकलम्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया, हाइपरमेसिस जो ग्रेविडेरम होते हैं वो, या स्थानिक गर्भावस्था। तो ये किस में होते हैं? ये जो उच्चतर जो रक्तचाप होते हैं, उच्चतर रक्तचाप जो होता है वो मतलब कि किस केस में होते हैं? तो ये एक्लैम्पसिया में होता है। किस में? एक्लैम्पसिया विकार के कारण। किस विकार से होते हैं? तो एक्लैम्पसिया विकार। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान निम्न में से कौन सा हार्मोन अतिवृद्धि और स्तन की नलिकाओं के प्रसार के लिए जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन या एससीजी के बारे में अभी हम लोग जाने हैं, प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरोन। तो स्तन की जो नलिकाओं के प्रसार के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो कौन सा हार्मोन है? तो वो एस्ट्रोजन है। कौन है? एस्ट्रोजन है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मतलब कि गर्भावस्था के दौरान जो मतलब एक हार्मोन है जो अतिरिक्त स्तन के नलिकाओं के प्रसार के लिए जिम्मेदार होते हैं वो एस्ट्रोजन होते हैं। एस्ट्रोजन मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि गर्भकालीन मतलब गर्भ अवस्था के समय में आयु की गणना की जाती है पहले मासिक धर्म के पहला दिन से। मतलब कि गर्भ अवस्था का जो 4 महीना का पीरियड होता है, समय होता है, वो कब से मतलब काउंट किए जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। कब से वो दिन शुरू किया जाता है कि ये अब गर्भधारण या इस दिन से शुरू होता है, यहाँ से 9 महीने बाद क्या होंगे? प्रसव होंगे। 9 महीने तक का मतलब कि क्या है कि गर्भधारण है। तो किस दिन से काउंट किया जाता है ये आपसे पूछे जा रहा है। जैसे ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन थोड़ा ए वाला ऊपर लिखा गया, पहले मासिक धर्म के पहला दिन से, या पहला महामारी का आखिरी दिन से, या आखिरी महामारी का पहला दिन, या आखिरी महामारी का 14वां दिन। तो वो जो क्योंकि आप सबको पता है कि जब गर्भधारण हो जाते हैं तो महामारी जो मासिक धर्म है वो आना रुक जाता है। वो मतलब जब तक गर्भधारण रहता है उस समय तक मासिक धर्म नहीं होते, महामारी नहीं आती है। तो वही कह रहा है कि मतलब कि ये कब से काउंट होते हैं? तो ये काउंट किया जाता है आखिरी महामारी के पहला दिन से। कब से? तो आखिरी महामारी के पहला दिन से गर्भ अवस्था के जो समय है वो काउंट किए जाते हैं। ठीक है, यहीं से काउंट करके 9 महीना तक का जो उसका है डेडलाइन मतलब कि डेट फिक्स होता है कि तब ना सब कहते हैं कि इस महीना तक में जाते जाते क्या होंगे? डिलीवरी हो जाएंगे। तो वहाँ से काउंट करने पर एक्यूरेटली वहाँ तक डेट पहुँच जाता है। तो क्योंकि 9 महीना का गर्भधारण होते हैं, अमूमन इतने को होते हैं, उसी मतलब 1, 2, 4, 5 रोज़ का आगे पीछे होता है। कभी कभी 7 मंथ में भी हो जाते हैं। तो मतलब कि उसको जनरल में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशयी ग्रीवा का नरम होना क्या कहलाता है? गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशयी ग्रीवा का नरम हो जाना क्या कहलाता है? जैकिमियर लक्षण, या ओसिंडर लक्षण, या गुडेल्स लक्षण, या हेगर का लक्षण। तो ये क्या कहलाता है? तो गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशयी ग्रीवा का नरम होना क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाता है गुडेल्स का लक्षण। किसका? तो गुडेल का लक्षण कहा जाता है। किसका? तो गुडेल का लक्षण के अनुसार ही क्या पता चलता है कि मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय का जो ग्रीवा है वो नर्म होना मतलब कि कहलाता है गुडेल्स लक्षण में। क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा पेरेंटिंग में दिक्कत हुआ, यहीं पर है 19। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ नहीं है मतलब संकेत करता है? इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो गर्भ नहीं है उसका संकेत करता है? क्या कि कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं कि मतलब गर्भधारण है या नहीं है, तो वो किस चीज़ से पता चल पाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है चैडविक का लक्षण, ये तो होंगे नहीं। ब्रूडजिस्की का लक्षण, ये थोड़ा प्रिंटिंग में दिक्कत हुआ है। ब्रूडजिस्की का लक्षण, हेगर का लक्षण, या गुडेल्स का लक्षण। गुडेल्स भी अभी देखे, चैडविक भी उसमें आते हैं, तो कौन नहीं आते हैं? तो ब्रूडजिस्की का जो लक्षण है यही बताता है कि गर्भधारण नहीं है। मतलब कि जो
गर्भ का नहीं होने का संकेत इसी से पता चलता है। किससे? तो ब्रोडजिस्की से। किससे? ब्रोडजिस्की से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ब्रोडजिस्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ अवस्था का परीक्षण नहीं है? जैसे कि एलिसा परीक्षण, बेनेडिक्ट परीक्षण, या रेडियो इम्यूनोएस परीक्षण, या फ्लोरो इम्यूनोएस परीक्षण। तो कौन सा ऐसा परीक्षण है जो गर्भ अवस्था का नहीं है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो बेनेडिक्ट परीक्षण। कौन सा परीक्षण? तो बेनेडिक्ट परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ अवस्था के दूसरे तिमाही का लक्षण नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा गर्भ अवस्था का लक्षण है जो कि दूसरे तिमाही में नहीं आता है? हम आपको कितने बार बताए हैं, आप सब भी जानते होंगे कि गर्भधारण जो 9 महीना को होते हैं उसको तीन ट्राइमेस्टर, 3 तिमाही में बांधते हैं। प्रथम तिमाही, द्वितीय, तृतीय तिमाही। तो वही कह रहा है कि दूसरे तिमाही में गर्भ अवस्था का लक्षण इनमें से कौन नहीं है? मतलब दूसरे तिमाही में क्या क्या नहीं देखने को मिलते हैं या उसका लक्षण नहीं है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि क्यूनिंग्स आते हैं, फंडल ऊंचाई और सुनिश्चित उपस्थिति। ये मतलब कि द्वितीय गर्भावस्था के तिमाही में, मतलब कि द्वितीय जो गर्भधारण होता है उसकी द्वितीय तिमाही में नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही यही सही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि बढ़ते भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले ध्रुव पर स्थित होता है। कह रहा है बढ़ते भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले ध्रुव पर स्थित होते हैं। मतलब कि जो सेंटर वाले जो अक्ष का जो बीच वाला होता है उसको ध्रुव कहा जाता है। वही कह रहा है कि ध्रुव पर स्थित होता है। लाई या भ्रूण की प्रस्तुति या भ्रूण का एटीट्यूड, या उसके बाद है कि भ्रूण की स्थिति। तो क्या मतलब कि बढ़ते जो भ्रूण का भाग है जो कि गर्भाशय के निचले ध्रुव पर स्थित होते हैं, तो उसको कहा जाता है क्या? तो उसको कहते हैं भ्रूण की प्रस्तुति। क्या कहते हैं? भ्रूण की प्रस्तुति। तो करेक्ट आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट कहते रहते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए, तो चलिए हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन ही कर लेते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक्सप्लेनेशन करते समय बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है कौन कितना कहाँ पर कितना देर क्लास अटेंड किए हैं। इसमें है कि भ्रूण के विभिन्न अंगों का आपस में संबंध कहलाता है। भ्रूण का जो विभिन्न अंगों के साथ संबंध होता है वो आपस संबंध को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लाई, दूसरा है भ्रूण की प्रस्तुति। भ्रूण की प्रस्तुति हम लोग देख चुके हैं। भ्रूण की एटीट्यूड, भ्रूण की स्थिति। तो भ्रूण के विभिन्न अंगों के साथ जो आपसी संबंध होता है वो क्या होता है? भ्रूण के एटीट्यूड। एटीट्यूड से आप लोग समझ भी सकते हैं कि मतलब कि एटीट्यूड से मतलब कि अगर एटीट्यूड नॉर्मल रहता है या एटीट्यूड मतलब कि साइड करके थोड़ा सा दोस्ती करते हैं तो ज़्यादा दोस्ती हो पाते हैं, तो मतलब उससे भी रिलेट करके समझ सकते हैं। मतलब कि भ्रूण के जो विभिन्न अंगों के साथ जो आपसी संबंध है, एटीट्यूड भ्रूण के एटीट्यूड से ही मतलब कि बनते हैं, या वही भ्रूण का आपसी जो संबंध है वो भ्रूण का एटीट्यूड कहलाता है। क्योंकि एटीट्यूड कम करेंगे तो मतलब ये मत समझिएगा कम होता है, मतलब कि ये हम आपको समझने के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब कि आप लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इसलिए इसके साथ कोई नहीं रहता, ये सब होता है ना। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मानव भ्रूण का सबसे सामान्य लाई क्या है? लाई से भी क्वेश्चन एक आ गया। कह रहा है कि मानव भ्रूण का सबसे सामान्य लाई क्या है? तो मानव भ्रूण का जो सबसे समान लाई है वो क्या है? गॉलीट्यूडनल। क्या है? गॉलीट्यूडनल। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? गॉलीट्यूडनल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहा है कि मानव भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति क्या है? सिफेलिंग या पैडिकल, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टिंग है, पार्डिलिक ऐसे होगा, पार्डिलिक, या कंधी या आरा। आरा मतलब कि ऑप्शन है ये, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 शुरू हो जाता है, तो इसको मत काउंट कर लीजिएगा। तो मानव भ्रूण की जो सबसे सामान्य प्रस्तुति है वो क्या है? तो मानव भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति सिफेलिंग है। क्या है? सिफेलिंग है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? यहाँ से है कि मानव भ्रूण की सार्वभौमिक प्रवृत्ति, मतलब कि प्रवृत्ति उसका किस तरीके से है ये पूछ रहे हैं। मानव भ्रूण की जो सार्वभौमिक प्रवृत्ति है वो कैसे होता है? विस्तारित, मोर, या कुछ समय बढ़ता गया और कुछ समय बाद फ्लैक्स हो गया, या उच्च विस्तार, मतलब कि विस्तार ही, मतलब ज़्यादा विस्तार ही होते चला जा रहा है। तो मानव भ्रूण की जो सार्वभौमिक प्रवृत्ति होती है, उसका नेचर जो होते हैं वो कैसा होता है? तो उसका लक्षण या नेचर जो होते हैं वो होता है मोर। कैसा होता है? मोर जैसे। कैसे? मोर, विस्तारित ने मोर जैसे होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला जो गर्भवती हुई है लेकिन उसने कभी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसको क्या कहा जाता है? मतलब उसके लिए अलग सा टर्म आता है। एक महिला जो क्या है कि गर्भवती हुई है लेकिन उससे पहले जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो उस केस में जब भी डॉक्टर्स या आप सब वहाँ पर अवेलेबल रहिएगा तो उस केस में बहुत ही मतलब कि सेंसिटिव तरीके से उसको मतलब कि सारा प्रोसेस किए जाते हैं प्रसव के दौरान। तो उस केस में मतलब कि उस स्थिति को या उस महिला को क्या कहा जाता है? जो मतलब कि एक महिला जब गर्भवती होते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा जीवित बच्चों का जन्म नहीं दिया है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहे जाते हैं नुल्ली पेरा। क्या कहा जाता है? नुल्ली पेरा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, और यूपी वाले जो फॉर्म है भरिएगा, जो सब जिसके पास पेट का जो भी 23 वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसके लिए ही एलिजिबल है। तो आप लोग 2-3 दिन बाद भर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो सर्वर थोड़ा सा स्टार्टिंग हुआ है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि टाइम भी है। ये मत कि अभी जाके भर लीजिएगा और गलत करके आ जाइएगा। तो मतलब कि 2-3 दिन समय वेट कर लीजिए और उसके बाद फॉर्म जाके सारे कुछ समझ के फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एक महिला जिसने एक बच्चा को जन्म दिया है तो उसको क्या कहा जाता है? एक महिला जो बच्चे को जन्म दिया है तो उसको कहा जाता है प्रीमी पेरा। क्या कहा जाता है? प्रीमी पेरा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक महिला जो पहली बार गर्भवती होती है उसको क्या कहा जाता है? तीनों केस आ गया यहाँ पर। जो महिला पहली बार गर्भवती होती है उसको कहे जाता है प्रीमी ग्रेविडा। क्या कहा जाता है? प्रीमी ग्रेविडा। तो पहली बार जो गर्भ धारण करते हैं उसको प्रीमी ग्रेविडा कहा जाता है, और जो महिला एक बच्चे को जन्म दे दिया है उसको प्रीमी पेरा कहा जाता है। मतलब उन्होंने एक बार जन्म दे दिया है बच्चे को, तो उसको प्रीमी पेरा, मतलब कि वो पहले प्रीमी था। प्रीमी जैसे क्या प्रीमीडा आया अगर पहली बार में, दूसरी बार में क्या आता है? मतलब कि एक बार जन्म दे दिया है तो प्रीमी पेरा होता है। मतलब एक दूसरे को रिलेट करके समझ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसव पूर्व, मतलब कि प्रसव से पहले, जो डिलीवरी से पहले प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है क्या? माँ को प्रतिदिन 3 कैलोरी अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता लेने के लिए प्रोत्साहित करना, या दूसरा है कि माता की प्रतिदिन आयरन व फोलिकल एसिड की गोली खाने की सलाह देना, या टेटनस टॉक्साइड TTD का टीकाकरण, या ऑल ऑफ दीज। तो प्रसव से पूर्व, प्रसव से पहले जो सलाह दिए जाते हैं तो ये सारे सलाह दिया जाता है। प्रतिदिन
300 कैलोरी अतिरिक्त रक्त की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उस अनुसार भोजन का आपूर्ति, उसके लिए प्रोत्साहन करना, प्रतिदिन आयरन और फोलिक एसिड की गोली लेना, या आयरन की कमी है तो आयरन मतलब कि आयरन युक्त तो आहार लेना, टेटनस टॉक्साइड का टीकाकरण भी जरूरी होता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको नोट्स भी ग्रुप में मिल जाएगा, और जो भी आगे की क्लासेज है वो चलते रहेंगे। कल होगा तो आप लोगों की जो क्लासेज है होंगे, लेकिन टॉपिक चेंज होंगे, तो कल हम लोग दूसरे टॉपिक को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।